प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है बुधवार, तारीख है 8 फरवरी 2023। विषय है अदानी के शेयरों में गिरावट के सबक। अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों के भाव में अचानक हुई तेजी गिरावट में केंद्रीय बजट की सुर्खियों की चमक फीकी कर दी। समूह के बाजार मूल्य में 24 जनवरी से 3 फरवरी के बीच 100 अरब डॉलर से अधिक की कमी आई। यह प्रस्तावित बजट के 20% हिस्से के बराबर है। यह गिरावट लगभग 50% रही है, जिसका मतलब है कि आधार मूल्य अभी बचा हुआ है। भारत की विकास गाथा में इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेहद अहम निर्धारक है। अगले 2 दशकों तक यह एक ताकतवर इंजन बना रहेगा। जब तक इस क्षेत्र में सरकारी या निजी स्रोतों से निवेश होता रहेगा, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से जुड़ी कोई भी कंपनी, उद्योग या कारोबार मुनाफे का सौदा ही करेगा। फिर भी निवेशकों, नीति निर्माताओं और सबसे अहम नियामकों के लिए अदानी समूह के शेयरों में नाटकीय गिरावट से कई सबक निकलते हैं। पहली बात यह रेखांकित की जानी चाहिए कि जब शेयर गिरते हैं तो खबरों में बताया जाता है कि तेज बिकवाली हो रही है। इससे ऐसा लगता है कि हर कोई अपना शेयर बेच ही रहा है, पर फायदा रहे कि बिना खरीदार के एक भी शेयर नहीं बेचा जा सकता है। अदानी प्रकरण में भी यह हुआ है, लेकिन कीमत गिर रही थी। आप कह सकते हैं कि खूब बिकवाली हो रही थी, पर इसके साथ खरीद भी खूब हो रही थी। क्या ये खरीदार शॉर्ट सेलर थे, जिन्होंने पहले वैसे शेयर को बेच दिया था जिनके वे मालिक नहीं थे? यही उनका तरीका होता है और वे असली मालिक को अब शेयर वापस देने के लिए कम दाम पर खरीद कर रहे थे। इसकी जांच करना नियामकों का काम है, पर आमतौर पर लुढ़कते शेयरों के दाम में तोल मोल करने में कुछ भी अवैध नहीं है। ध्यान देने योग्य दूसरी बात यह है कि दामों में तेज उछाल या कमी तब भी होती है जब अचल संपत्ति की थोड़ी लेन देन भी होती है। बीते दिनों खबरें छपी कि मुंबई में 1238 करोड़ रुपए में 28 फ्लैटों की मजबूरन बिक्री हुई। बीते दिनों खबरों में छपी कि मुंबई में 1238 करोड़ रुपए में 28 फ्लैटों की मजबूरन बिक्री हुई, जिन्हें एक ही परिवार के लोगों ने खरीदा। इस सौदे में प्रति वर्ग फुट का दाम 65 से 70 हजार रुपये रहा, तो क्या हाल के दिनों के 90 हजार रुपये रहे दाम में बड़ी कमी आ गई? इसका मतलब यह है कि हजारों महंगे फ्लैटों के बाजार में दर्जन भर फ्लैटों की बिक्री भी बाकी हजारों फ्लैटों के दाम पर असर डाल सकती है। शेयर बाजार के साथ भी यही होता है। यदि बाजार में हर समय ढेर सारे बेचने और खरीदने वाले होंगे तो लेन देन की मात्रा दामों को तेजी से और अचानक नहीं बढ़ा सकती। इसलिए भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी सेबी का जोर रहता है कि सूचीबद्ध कंपनियों के कम से कम 25% शेयर लोगों, खासकर छोटे निवेशकों में व्यापक रूप से बंटे होने चाहिए। ऐसे में किसी शेयर के बारे में भिन्न राय रखने वाले लोग होते हैं और दाम पर इसका संतुलित दबाव रहता है। अदानी प्रकरण में एक पक्ष तो
बिकवाली कर रहा था, पर दूसरी तरफ उससे अलग भावना भी सक्रिय थी, जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर बहुत अधिक आशावादी है। समस्या समुचित नकदी की थी। इस कारण शेयरों पर भारी गिरावट का खतरा पैदा हुआ। सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के लिए सबक है कि वे समुचित नकदी पर कड़ी नज़र रखें और लोगों में शेयरों के वितरण के निर्देश का पालन सुनिश्चित करें। नकदी के अभाव में शेयरों के दाम तेजी से बढ़ भी सकते हैं और गिर भी सकते हैं। इस तरह आय के अनुपात में दाम भी बहुत अधिक बढ़ सकते हैं। पिछले साल नई कंपनी नायका के साथ ऐसा ही हुआ था, जबकि उसका मुनाफा मामूली था। ऐसे अनुपातों को समझना तो दूर की बात, सही ठहराना भी मुश्किल है। तीसरी बात, भारतीय पूंजी बाजार में शेयर या बॉन्ड की शॉर्ट सेलिंग करना बेहद मुश्किल है। शॉर्ट सेलिंग से पहले ऐसे सेलर को पहले शेयरों को उधार लेना पड़ता है। किसी भी खुलेआम शॉर्ट सेलिंग की अनुमति नहीं है। दाम में उथल पुथल के कारण शेयर को उधार लेना बहुत महंगा सौदा हो सकता है। विदेशों में सूचीबद्ध भारतीय शेयर या बॉन्ड की शॉर्ट सेलिंग उन बाजारों में हो सकती है, पर भारतीय नियामक उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते। शॉर्ट सेलर भारी जोखिम उठाते हैं और बड़ी रकम दांव पर लगाते हैं। वे बाजार में सूचना के तत्व के विस्तार में भी उपयोगी योगदान देते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब ऐसे विक्रेताओं ने उपलब्ध शेयरों से अधिक की बिक्री कर दी और उन्हें महंगे दाम पर खरीदकर इसकी भरपाई करनी पड़े। इसमें वे बर्बाद भी हुए। कानून का पालन सुनिश्चित करना सेबी की जिम्मेदारी है। कुछ देशों में शॉर्ट सेलिंग पर पूरी तरह पाबंदी है, लेकिन ऐसी पाबंदी किसी कंपनी के बारे में नकारात्मक जानकारियों पर रोक लगाने के बराबर है। चौथी बात इंडेक्स फंड और सेंसेक्स की चक्रीयता के बारे में है। सेंसेक्स केवल 30 स्टॉक का औसत भार होता है। यदि उनमें से एक या दो बड़े स्टॉक ऊपर जा रहे हैं तो सेंसेक्स बढ़ सकता है, भले ही बाकी स्टॉक नीचे जा रहे हों। सेंसेक्स के अनुसार चलने वाले इंडेक्स फंड ऐसे में खुदरा निवेशकों के पैसे बढ़ते स्टॉक में लगाते हैं, जिससे उनमें और तेजी आती है। यह चक्रीयता खतरनाक हो सकती है और अस्थिरता पैदा कर सकती है तथा अंत में भारी गिरावट का कारण भी बन सकती है। इसलिए एक्सचेंजों और सेबी को बहुत सावधानी से इंडेक्स स्टॉक का चयन करना चाहिए। वर्ष 2022 में 100 स्टॉक वाला नास्डैक 34% और 500 स्टॉक वाला S&P 20% नीचे थे, पर भारतीय इंडेक्स 5% ऊपर थे। कोई संदेह नहीं कि इसकी एक वजह भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती भी है। अंत में स्टॉक मार्केट की भावना सामूहिक मानसिकता के अनुरूप होती है, इसलिए बड़ी गिरावट बहुत से लोगों, विशेषकर छोटे निवेशकों में बेचैनी पैदा कर सकती है और इसकी प्रक्रिया कुछ भी हो सकती है तथा पूरा बाजार इससे प्रभावित हो सकता है। इसके कई और नतीजे भी हो सकते हैं। अदानी समूह इस स्थिति से उबरने के लिए निश्चित ही हर संभव प्रयास करेगा, पर नियामकों और नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार में निवेशकों के भरोसे पर आंच न आए। अगला विषय है बढ़ते पेट्रोलियम उत्पाद। भारत की विकास आकांक्षाओं को साकार करने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा उपलब्धता
की आवश्यकता है। इसे बढ़ाने के लिए तथा पर्यावरण से संबंधित चिंताओं के निराकरण के लिए स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में निरंतर वृद्धि की जा रही है। लेकिन हमें पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता भी है, इसलिए इसके लिए हम मुख्य रूप से आयात पर निर्भर हैं। लेकिन हमारे देश में भी तेल और गैस के बड़े भंडार मौजूद हैं जिनका खनन किया जाना चाहिए। लेकिन भंडारण क्षेत्र के बहुत बड़े हिस्से में कई नियमों एवं प्रावधानों के तहत खनन पर प्रतिबंध था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी है कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र के 10 लाख वर्ग किलोमीटर हिस्से में तेल और गैस खोजने और उनका खनन करने की अनुमति दे दी गई है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र का 98% से अधिक हिस्सा है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 80% भाग विभिन्न देशों से आयात करता है। हमारे कुल आयात व्यय में इन वस्तुओं के मूल्यों का बहुत बड़ा हिस्सा है। यदि हमारे देश में स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार भी तीव्र गति से होता रहे तथा जीवाश्म आधारित ईंधन के मामले में भी हम आत्मनिर्भर हो जाएं, तो हमारे देश को विकसित अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में शामिल होने से कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। ऊर्जा आज के वैश्विक परिदृश्य में भू राजनीतिक पैंतरों, कूटनीतिक चालों और युद्धों की बड़ी वजह भी है। विभिन्न देश दबाव की रणनीति में भी इस कारक का उपयोग करते हैं। अगर वर्तमान स्थिति बरकरार रही तो हमारी ऊर्जा आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारा आयात व्यय भी बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हलचलों का दबाव भी। प्रधानमंत्री मोदी ने रेखांकित किया है कि वैश्विक तेल मांग में भारत की वर्तमान हिस्सेदारी 5% है, जिसके 11% होने का अनुमान है। इसके साथ भारत की गैस मांग में 500% की बड़ी बढ़ोतरी का आकलन किया गया है। फिलहाल भारत की तेल शोधन क्षमता 250 मिलियन मीट्रिक टन सालाना है, जिससे तेजी से 450 मिलियन मीट्रिक टन के स्तर पर ले जाने के प्रयास हो रहे हैं। नए खनन क्षेत्रों के विकास से शोधित तेल और गैस उत्पादन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। खोज, खनन और शोधन की संभावनाओं ने इस क्षेत्र में व्यापक निवेश का अवसर प्रदान किया है। देश के पहले भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने निवेशकों को इस स्थिति में भागीदार होने का आमंत्रण दिया है। अगला विषय है गाद से बेहाल गंगा और सहायक नदियाँ। गंगा नदी में वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक सैलानियों को घुमाने निकला दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास बिहार के सारण में डोरीगंज के पास गाद में अटकने के कारण किनारे तक नहीं पहुंच सका। जिस तरह बिहार में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में गाद बढ़ रहा है, उससे नदियों के उथले होने का संकट गहराता जा रहा है। गाद नदी का स्वाभाविक उत्पाद है, लेकिन उसका समुचित प्रबंधन अनिवार्य है। गाद जमने से उसका प्रवाह बदल जाता है। इससे नदी कई धाराओं में बंट जाती है। किनारे कटते हैं। यदि गाद किनारे से बाहर नहीं फैले तो नदी के मैदान को उपजाऊपन और ऊंचाई घटने लगती है। ऊंचाई घटने से किनारों पर बाढ़ का दुष्प्रभाव अधिक होता है। पिछले साल जुलाई में गंगा यानी सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज द्वारा जल शक्ति मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट बताती है कि
उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड की 65 नदियाँ बढ़ते गाद से हाँफ रही हैं। हालांकि गाद नदियों के प्रवाह को नैसर्गिक उत्पाद है और देश के कई बड़े तीर्थ इसी गाद पर विकसित हुए हैं। लेकिन जब गाद को किनारों पर माकूल जगह नहीं मिलती तो वह धारा के लिए बाधा बन जाता है। अकेले उत्तर प्रदेश में ऐसी 36 नदियां हैं जिनकी कोख में बहुत अधिक गाद है। इससे न केवल उनकी गति मंथर हो गई बल्कि कुछ ने अपना मार्ग बदला और उनका पाट संकरा हो गया। बची खुची कसर अंधाधुन बालू उत्खनन ने पूरी कर दी। कानपुर से बिठूर तक और उन्नाव से बक्सर शुक्लागंज तक गंगा की धार बारिश के बाद घाटों से दूर हो जाती है। वाराणसी, मिर्जापुर और बलिया में गंगा नदी के बीच टापू बन जाते हैं तथा नदी का प्रवाह छोटी छोटी धाराओं में विभक्त हो जाता है। प्रयाग के पास टापू बनते हैं। संगम के आसपास गंगा नदी में 4 मिलीमीटर की दर से हर साल गाद जमा हो रहा है। आगामी दिनों में गंगा नदी की धारा और तेजी से परिवर्तित होगी। ऐसे में बाढ़ का खतरा स्वाभाविक है। यह सरकारी रिकॉर्ड में है कि आज जहां पर संगम है वहां यमुना की गहराई करीब 80 फीट है, पर गंगा की गहराई इतनी कम है कि संगम के किनारे नदी में खड़ा होकर कोई भी स्नान कर सकता है, जबकि सहायक नदी यमुना की गहराई कम होनी चाहिए। इसी कारण संगम पूरब की तरफ बढ़ रहा है। आज़ादी के बाद तक गढ़ मुक्तेश्वर से कोलकाता तक जहाज चला करते थे। बिजनौर के गंगा बैराज पर गाद की 8 मीटर मोटी परत है। आगरा व मथुरा में यमुना गाद से भर गई है। आजमगढ़ में घाघरा और तमसा के बीच गाद के कारण कई मीटर ऊंचे टापू बन गए हैं। घाघरा, कर्मनासा, बेशो, मगई, चंद्रप्रभा, गरई, तमसा, वरुणा और असी नदियां भी गाद से बेहाल हैं। उत्तरांचल की 3 नदियां गाद से बेहाल हैं। हिमालय जैसे युवा पहाड़ से निकलकर वाली गंगा के साथ गाद आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरह उत्तराखंड में बांध, पनबिजली परियोजनाएं और सड़कें बनी, उससे गाद की मात्रा बढ़ने के साथ नदी का प्रवाह मार्ग भी अवरुद्ध हुआ। गाद के चलते ही इस राज्य के कई 100 झरने और सरिताएं बंद हो गईं, जिससे कई नदियों का उद्गम ही खतरे में पड़ गया है। साल 2016 में केंद्र सरकार द्वारा गठित चितले कमेटी ने साफ कहा था कि नदी में बढ़ते गाद का एकमात्र निराकरण यही है कि नदी के पानी को फैलने का पर्याप्त स्थान मिले, गाद को बहने का रास्ता मिलना चाहिए। कमेटी ने रेखांकित किया था कि नदियों में गाद जमा होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, फिर भी भारी वर्षा, वन काटने, जलाशयों में संरचनागत हस्तक्षेप और बाड़ बनाने से नदियों में गाद बढ़ता है। जब नदी को चौड़ा या गहरा किए बिना उसकी प्राकृतिक क्षमता को बरकरार रखने के लिए महीन गाद और तलछट को निकाला जाता है तो उस प्रक्रिया को डिसिल्टेशन कहा जाता है। फिर भी अंधाधुंध गाद निकालने से नदी की इकोलॉजी और प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तटबंध और नदी के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण न हो
और अत्यधिक गाद वाली नदियों के संगम क्षेत्र से नियमित गाद निकालने का काम हो। जाहिर है कि ये सिफारिशें किसी ठंडे बस्ते में बंद हो गई। अब नदियों पर रिवर फ्रंट बनाए जा रहे हैं जो न केवल नदी की चौड़ाई कम करते हैं बल्कि जल विस्तार को कंक्रीट से रोकते भी हैं। यह दुर्भाग्य है कि विकास के नाम पर नदियों के कछार को सर्वाधिक हड़पा गया। कछार नदी का विस्तार होता है। आमतौर पर कछार में केवल मानसून में जल होता है, बाकी समय वहाँ की नम भूमि पर नदी के साथ बह कर आए जीवाणु का ढेरा होता है। पहले इस जमीन पर मौसमी फसल सब्जी लगाए जाते थे। भूमि के लालच में कछार और उसकी गाद लुप्त हो गए। गाद को मजबूरी में नदी के उदरे में ही डेरा जमाना पड़ता है। नदियों के गाद को हटाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने की जरूरत है। अगला है देश दुनिया से। विषय है बंदूक हिंसा से जूझता अमेरिका। बंदूक हिंसा से जूझता अमेरिका। बीते सप्ताह सामूहिक गोलीबारी एक बार फिर अमेरिका में सुर्खियों में छाई रही। गन वायलेंस आर्काइव के हवाले से मीडिया ने बताया कि इस वर्ष पहले महीने में ही 50 गोलीबारी के मामले दर्ज किए गए हैं। वास्तव में सामूहिक गोलीबारी सामान्य तौर पर इस देश में बंदूक हिंसा और अपराध के दुर्लभ रूपों में से एक है। हालांकि यहाँ सामूहिक गोलीबारी का प्रतिशत सभी तरह की हत्या और बंदूक से होने वाली हत्या के 1% से नीचे है, परंतु बंदूक हिंसा से होने वाली एक भी मौत बहुत अधिक है और प्रत्येक सामूहिक गोलीबारी निस्संदेह एक त्रासदी है। पर यदि हमें सही तौर पर अमेरिका की बंदूक समस्या को समझना और उसका समाधान तलाशना है तो सामूहिक गोलीबारी से परे देखने की जरूरत है, जो सुर्खियां बटोरती हैं। साथ ही उन लोगों को पहचानने की जरूरत है जो इन त्रासदियों से अलग बंदूक हिंसा में अपनी जान गंवा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में सामूहिक गोलीबारी से कहीं अधिक बंदूक से होने वाली मौतें बढ़ रही हैं। बच्चे और किशोरों में भी ये मामले बढ़ रहे हैं। सभी सामाजिक समस्याओं की तरफ यह हिंसा भी वंचित समुदायों को अधिक प्रभावित करती है। अमेरिका में अश्वेत और गरीब लोग इस हिंसा से अधिक प्रभावित हैं। वर्ष 2020 में गोलीबारी से मरने वाले श्वेत पुरुषों की तुलना में 21 गुना अधिक अश्वेत पुरुष मरे। इसी वर्ष अमेरिकी, भारतीय और अलास्का मूल के लोगों द्वारा बंदूक से आत्महत्या करने की संख्या सबसे अधिक रही। कैलिफोर्निया में इस महीने हुई दुखद घटनाओं ने अमेरिका में बंदूक हिंसा के तत्काल समाधान की जरूरत को एक बार फिर से रेखांकित किया है। चिंतकों की माने तो इस समय यह समझने की जरूरत है कि आखिर देश में सामूहिक गोलीबारी क्यों बढ़ती जा रही है। अब है आपके पत्र से। विषय है भूकंप से तबाही। तुर्की और सीरिया में भूकंप से भारी तबाही हुई है। तुर्की में लगभग 5000 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। हजारों घायल हैं। तुर्की ने प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से मदद की गुहार लगाई है। भारत सरकार ने भी मानवीय आधार पर तुर्की की मदद की घोषणा की है। यह एक सराहनीय कदम है। विगत कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि देखी जा रही है। प्रकृति बार बार हमें इशारा कर रही है। यदि हम अब भी नहीं चेतें तो हमें भयानक तबाही के लिए तैयार रहना होगा। अगला विषय है भोजपुरी गीतों में अश्लीलता। भोजपुरी गीतों
को लोकप्रिय बनाने वाले एवं विदेशिया नृत्य को शीर्ष पर पहुंचाने वाले गीतकार कलाकार भिखारी ठाकुर को भोजपुरिया समाज बेहद आदर देता है। भोजपुरी में लिखे उनके गीतों ने अमिट छाप छोड़ी है, पर अफसोस कि आज भोजपुरी के गीत अश्लीलता परोस रहे हैं। सस्ती लोकप्रियता के लिए आज के तथाकथित गीतकार व गायक भोजपुरी भाषा की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। भोजपुरी जैसी समृद्ध भाषा को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर भोजपुरिया समाज को आगे आना चाहिए। वह कुछ अलग सेव न हो सके आम। हमारी पत्नी कार चलाती नहीं, बल्कि उन्हें गाड़ी तेज चलवाना पसंद है। चंडीगढ़ जाएं तो इतनी ट्रैफिक लाइट्स अच्छी नहीं लगती। 2-3 सेकंड भी रह जाए तो कहती हैं कि निकाल लो गाड़ी। गाड़ी निकालने की जिम्मेदारी ड्राइवर की होती है ना। अगर चलाना होता है तो जुर्माने के पैसे हमें ही देने होते हैं। बाद में सुनना पड़ता है कि आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी या ज़्यादा तेज चलानी चाहिए थी। गाड़ी चलवाते हुए जहाँ चाहे रुकवाती हैं, जहाँ बिकने के लिए सेब रखे होते हैं नज़र रखती हैं। फिर किसी जगह रुकवाकर कार में बैठे बैठे सेब खरीदवाकर नारी सशक्तिकरण की सशक्त करती जाती हैं। सेब बेचने वाला सेब काटकर टेस्ट करवाएगा, उन्हें अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट मानकर खरीदूंगा, फिर भी मुश्किल से उन्हें स्वाद लगेंगे। कहेंगी आपने स्वाद सेब नहीं खरीदे। उनकी आंखें और जीभ पसंद सेब वातानुकूलित कार में घर पहुंच जाएंगे। कई बार सुरक्षित रास्ता अपनाकर उन्हें खुद सेब खरीदने के लिए कहूँगा तो कहेंगी इतने साल में आपको खैर। अगला दिन रविवार रहा। नाश्ते के बाद शक्ल से अच्छा लगने वाला सेब परोसा। सेब का पहला टुकड़ा मुंह में रखते ही बोलीं, इतना भी स्वाद नहीं है। हमने कहा सभी सेबों का स्वाद एक जैसा नहीं होता। मज़ा नहीं आ रहा बोली। हमने कहा यह समझ कर खा लो कि किसी और के यहाँ खा रहे हैं। हम चाय कॉफ़ी के लिए मना कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने सेब काटकर परोसे हैं। जिस प्लेट में परोसे हैं कितनी सुंदर और बढ़िया है। सब सेब के टुकड़ों को प्रसाद समझकर खा लो। उपहार में मुफ्त मिले समझ कर खा लो। यह मानकर खा लो कि सालों बाद खुद चुन कर लाई, लेकिन अच्छे नहीं निकले, इतने महंगे हैं। इज्जत बख्शो और खा लो। पति की 1 नंबर की कमाई से खरीदे हैं, इसलिए खा लेना चाहिए। पत्नी बोली, ऐसा नहीं होता। हमने कहा खुश हो जाओ कि उच्च क्वालिटी के महंगे सेब खाने को मिल रहे हैं। हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें सेब नसीब नहीं होते। हमने कहा सब भूल कर यह सोच कर खाओ कि जो खा रहे हो आपका मनचाहा फल आम है। अच्छी शक्ल वाले की दुकान से चुनकर सेब खरीदते हैं। खरीदने के बाद उन सेबों को आम समझने में क्या हर्ज है। वह बोली सेब कभी आम नहीं हो सकता। आम तो जैसे भी मिल जाए खा सकती हूँ। कितने भी महंगे मिल जाएं, चाहे खट्टे हों, तब भी खा सकती हूँ। खाकर गला खराब कर सकती हूँ। कई दिन दवाई खा सकती हूँ। मुझे किसी से क्या लेना। मैं लोकतंत्रवादी स्वतंत्र विचारों वाली महिला हूँ। मुझे सब कुछ स्वादानुसार चाहिए और सेब को आम समझने की गुस्ताखी नहीं करनी। अगला है जल्दबाजी से बचें। जल्दबाजी जीती हुई बाजी को हार में परिवर्तित कर देती है। कई बार हमें
अनुभव होता है कि यदि हमने विशेष परिस्थिति में उत्तेजित होकर आपा नहीं खोया होता तो शायद हमें उतनी भावनात्मक हानि नहीं पहुंचती। मनुष्य का मूल स्वभाव है कि वह फिसलने के बाद ही सोचता है कि मैं संभल कर चलता। तो ठीक ऐसे ही जब हम क्रोध, चिंता, तनाव रूपी वातावरण से बाहर आते हैं तब सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया था हमें जो हमने अपने ऊपर से नियंत्रण ही खो दिया। धीरे धीरे हमें प्रतीत होने लगता है कि इतनी सामान्य परिस्थिति में स्वाभाविक प्रतिक्रिया के बदले हमने बिना सोचे समझे अस्वाभाविक प्रतिक्रिया कैसे दे दी। ऐसे अनेक अनुभवों के फलस्वरूप हमारे भीतर दोष उत्पन्न हो जाता है। फिर हम उपचार खोजते रहते हैं, परंतु हमारे हाथ केवल निराशा ही लगती है। सामान्यतः सब ऐसा ही सोचते हैं कि परिस्थितियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं हो सकता, अतः ये सब चलता ही रहेगा। परंतु यदि अनुभवियों की माने तो परिस्थितियों को बड़ी आसानी से काबू में किया जा सकता है यदि हमारी इच्छा शक्ति प्रबल हो। अपने ही जीवन से, रोजाना अनुभव से हम इसका हल निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम सभी जब सड़क पार करते हैं तब थोड़ा ठहर कर दाएं और बाएं देखते हैं कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा। ठीक उसी तरह जीवन रूपी मार्ग पर चलते हुए हमें ऐसा ही हर परिस्थिति का मूल्यांकन करने के पहले थोड़ा ठहरना चाहिए, फिर सोच समझकर समुचित प्रतिक्रिया देनी चाहिए। किसी का कोई नुकसान ना हो। सोचिए, ऐसी असमंजस वाली स्थिति में हम कितने गलत निर्णय लेते होंगे। इसलिए एक बात अवश्य समझ लें कि जब हम बाह्य परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने में असमर्थ हो जाते हैं तब हमें अपने आंतरिक प्रणाली को सशक्त करके स्थिर और शांत मन से उन बाह्य परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब हमारे भीतर ऊर्जा का कोई स्रोत निर्मित हो, जो केवल ध्यान धारणा से ही संभव है। इसी के साथ प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात 8 फरवरी का समाप्त होता है।